Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Financial Statement Analysis and Valuation. It's our 5th lecture today and I'm your instructor Sayyida Arooj. Class in previous lecture we talked about the comparative financial statement analysis where we discussed about the year-to-year analysis and index trend analysis. In today's lecture we will discuss about another method of financial statement analysis, which we call the common size financial statement analysis. Again, in this flowchart diagram, we can see that in previous lecture we have covered financial and comparative financial statement analysis, including year-to-year change analysis and index number trend analysis. And in today's lecture, we will carry on with the common size financial statement analysis. Let's start our lecture with the common size financial statement analysis. Common size financial statement analysis, as the name suggests, that there should be something common between the data that based on which we can compare to group of data or to statements or to companies. Common size financial statement is also called a vertical analysis, given the up-down or down-up evaluation of the accounts in common size statements. Common size को में convert करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हर साल का statements जो हैं उनका जो amount होती है, जो figures होती हैं, वो vary करती हैं. So जब 2 या 3 साल की statements को या more than that number of statements को हम उनका कंपैरिजन करते हैं या उनको कंपेयर करते हैं या उनका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और उनके दरमियान का डिफरेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हम उन स्टेटमेंट्स के दरमियान हमें कोई कॉमन एलिमेंट चाहिए बेस्ड ऑन विच हम उसको कंपेयर कर सके. और वो कॉमन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आप बैलेंस शीट लेते हैं. बैलेंस शीट के अंदर टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी की फिगर होती है और टोटल एसेट्स के अंदर सब ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स कंपोनेंट्स हैं, जो कि करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स. इसी तरह टोटल लायबिलिटीज के अंदर आपकी करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो वो सब ग्रुप्स हैं, उस एक पार्ट ऑफ बैलेंस शीट का एक सब ग्रुप्स है. तो हम ये अगर देखना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं ओवर द ईयर्स बैलेंस शीट्स को, तो उनके जो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स हैं उनकी परसेंटेज उसके टोटल के साथ हम देखेंगे कि किस परसेंटेज के साथ उनके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है. तो और ओवर द टाइम हर साल उन सब ग्रुप्स के अंदर क्या चेंजेस आई हैं. तो इसके लिए हमें जो है वो एक कॉमन साइज चाहिए होगा, एक कॉमन एलिमेंट या एक कॉमन फिगर चाहिए होगा जिसकी बेस के ऊपर हम उन सब एलिमेंट्स को, उन सब कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर सके. ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम इसको थ्रू एग्जांपल या थ्रू एक कैलकुलेशंस और इलस्ट्रेशन के थ्रू जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे. कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो बहुत ही यूजफुल होती है जहां पे हमें इंटरनल मेकअप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है. फॉर एग्जांपल टोटल एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के अंदर फर्दर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या परसेंटेजेस हैं. इंटरनल मेकअप ऑफ द और टोटल एसेट जो है वो किस तरह कितनी परसेंटेज के अंदर डिवीजन हुई भी है उन सब ग्रुप्स के अंदर, और इंटरनली जो सब ग्रुप्स हैं टोटल एसेट्स के, उसके अंदर उसका क्या प्रोपोर्शन के अंदर डिवीजन हुई भी है. तो उसको जब हमने एनालाइज करना होता है तो हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को यूज करते हैं और ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है. फॉर एग्जांपल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस जो कि लायबिलिटीज होती हैं, टोटल लायबिलिटीज, तो उनको हमने जब देखना होता है, उनको एनालाइज करना होता है थ्रू कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो हम ये देखते हैं कि उनके अंदर करंट लायबिलिटीज हैं, नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं और इक्विटी का पोर्शन है, तो उनकी क्या परसेंटेजेस हैं टू दैट ऑफ दैट टोटल लायबिलिटी.
और कंपोजिशन ऑफ एसेट्स, जो टोटल एसेट्स हैं उसके अंदर करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की क्या प्रोपोर्शन के अंदर, किस प्रोपोर्शन के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम इंटरनल मेकअप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं कि किस किस प्रोपोर्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यूजफुल है जब आप दो या दो से ज्यादा कंपनीज का कंपैरिजन करते हैं, बिकॉज आपने कोई लार्ज साइज की कंपनी हो या स्मॉल साइज की कंपनी हो, तो आप उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके उसको सेम फिगर, उसको कॉमन फिगर दे देते हो और उसकी बेस के ऊपर फिर उसके जो कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट है उनको उसका प्रोपोर्शन देखते हैं और आप कंपैरिजन कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा कंपनीज का। और यूजली ये मार्केट के अंदर बिटवीन द कंपनी कंपैरिजन के लिए भी यूज होता है, इंडस्ट्री के एवरेजेस को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज होता है, कंपेटिटर के साथ अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखने के लिए भी, एनालिसिस करने के लिए भी यूज होता है। और जो बेसिक लार्ज साइज डिफरेंसेस हैं उनको आप कॉमन पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं और आप इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं दो डिफरेंट लेवल की कंपनीज को, दो डिफरेंट साइज की कंपनीज को, दो डिफरेंट ईयर्स की कंपनीज को, डिफरेंट ईयर्स की बैलेंस शीट्स को आप कर सकते हैं इंटरनल मेकअप देखने के लिए, प्लस आप इंटर कंपनी कंपैरिजन करने के लिए या उनका एनालिसिस करने के लिए भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू डिफरेंट साइज की कंपनीज है हमारे पास। ए कंपनी है विद 1 बिलियन कैपिटल एंड बी कंपनी है विद 1 मिलियन कैपिटल। तो साइज वाइज तो ये बहुत ही इनके दरमियान दे आर बोथ आर ऑन डिफरेंट लेवल्स, तो इनका कंपैरिजन उस वक्त तक नहीं होगा अंटिल अनलेस इनको किसी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर हम इनको एनालाइज ना करें। और वो कॉमन पॉइंट ये है कि हम इनको इनकी परसेंटेजेस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेस्ड ऑन परसेंटेजेस 100 से ऑन 100 विद इन 100 परसेंटेज के अंदर हम ये देखेंगे कि कंपनी ए का क्या उसकी स्टेटमेंट्स कैसी बनी हुई हैं, उसका इंटरनल मेकअप कैसा है स्टेटमेंट्स का, और कंपनी बी का इंटरनल मेकअप कैसा है स्टेटमेंट्स का विद इन दैट पर्टिकुलर 100% के अंदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस शीट है जो कि उसमें 2019 का डिटेल गिवन है और 2020 की डिटेल गिवन है। और ये 2 डिफरेंट डेटा सेट्स हैं जिनकी जो टोटल लाइबिलिटीज हैं वो 2019 में 10 लाख है और 2020 में 15 लाख है। अब ये 2 डिफरेंट हैं, इनको हम अनटिल अनलेस इनको किसी एक पॉइंट कॉमन पॉइंट पे ना लेके आए, वी कांट कंपेयर देम। तो इसके लिए हमें एक कॉमन फिगर चाहिए होगी या जिसकी बेस के ऊपर हम इन दोनों को कंपेयर कर सके। तो उसको करने के लिए हमारे पास ये तरीका है कि हम इनको कन्वर्ट कर दें इनटू कॉमन फिगर, और वो कॉमन फिगर जो है वो परसेंटेज है। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए एक इस तरह भी एग्जांपल हम ले सकते हैं दैट कोई भी स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट ए जो है वो स्कोर करता है मार्क्स 100 में से, स्टूडेंट बी जो है वो मार्क्स स्कोर करता है 500 में से, एंड स्टूडेंट सी जो है वो मार्क्स स्कोर करता है 1000 में से। तो अगर तीनों के तीनों स्टूडेंट फुल मार्क्स स्कोर करते हैं, ए जो है वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करता है, बी जो है वो 500 आउट ऑफ 500 स्कोर करता है, सी जो है वो 1000 आउट ऑफ 1000 स्कोर करता है। तो हम ये देखना ये चाह रहे हैं कि ये किस परसेंटेज के हिसाब से इन्होंने मार्क्स गेन किए हैं, किस परसेंटेज के हिसाब से इन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो स्टूडेंट ए जो है उसने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए हैं, विच मीन्स के उसकी जो स्कोरिंग परसेंटेज है वो 100% है। स्टूडेंट बी जो है उसने 500 में से 500 स्कोर किए हैं, तो उसकी परसेंटेज भी 100% है। स्टूडेंट सी जो है उसने 1000 में से 1000 मार्क्स गेन किए हैं, तो उसकी परसेंटेज जो है वो भी 100% है। तो यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी कि 3 डिफरेंट मार्क्स हैं और 3 डिफरेंट ऑब्टेनिंग रिजल्ट्स हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो वो
100% निकलती है। लाइकवाइज जब हम इस एग्जाम्पल को, इस बैलेंस शीट को देखते हैं जिसको हमने कॉमन साइज एनालिसिस उसका करना है, तो हमारे पास 2019 की फिगर 10 लाख है और 2020 की फिगर जो है वो 15 लाख है। तो इसको जब हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 100% के अंदर ही आएगी। तो हमने अब देखना ये है कि इसका कैलकुलेशन हमने किस Let's solve this question. First of all, we can see that in 2019, the total liabilities are 10 lakh. और जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, हम ये देखते हैं कि जो शेयर कैपिटल की वैल्यू है, शेयर कैपिटल वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे टू द टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये बनती है 50%, क्योंकि आपका जो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख तो ये बनती है 50%. The reserve and surplus value is 3 lakh. 3 lakh divided by 10 lakh, the result would be 30%. The next is short term borrowing. हमारे पास 2019 में नहीं है. Trade payables 2 lakh divided by 10 lakh 20%. अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स के यहाँ पे 50 लाख 50% प्लस 30% प्लस 20%, द टोटल इज 100%. दिस इज द ब्यूटी ऑफ कन्वर्जन इनटू द परसेंटेज, दैट जितने भी उसके उस हेड के अंदर कंपोनेंट्स होंगे उनका सम जब हम करेंगे तो वो 100 ही बनेगा. अब 2020 की फिगर्स को हम कैलकुलेट करते हैं. 7,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख तो ये 50% बनता है. 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख तो ये बनता है 33.3%. 1 lakh divided by 15 lakh comes to 6.7%. 1,50,000 divided by 15 lakh तो ये अमाउंट है 10%. और जब हम इनका टोटल करेंगे द रिजल्ट वुड बी 100%. नाउ कैलकुलेट द सेम फॉर assets. Percentage of 2019, 5 lakh divided by 10 lakh, the answer would be 50%. 1 lakh divided by 10 lakh, the answer would be 10%. 1 lakh divided by 10 lakh divided by 10 lakh, answer would be 10%. Again, 2 lakh divided by 10 lakh, 20%. 1 lakh divided by 10 lakh, 10%. And the sum is 100%. The same we will calculate for 2020. 9 lakh divided by 15 lakh, answer is 60%. 3 lakh divided by 15 lakh, answer is 20%. 1 lakh divided by 15 lakh, answer is 6.7%. And this figure is missing. 2 lakh divided by 15 lakh and answer is 13.3%. And when we sum up all these percentages, the answer is 100%. As you can see that at the end, the sum of all the percentages, sum of the all subgroups percentages came to equal to 100%. So we can conclude from this common size analysis that share capital is same in 2019 and 20. Reserves and surplus 30% in 2019 and 33.3% in 2020, which means that reserve
has increased 3.3% from 2019 to 20. Then short-term borrowings increased from 6.7% and trade payables decreased to 10%, which means that during this 1 year, the company has started borrowing short-term and it raised to 6.7%. Although the trade payables decreased 10%, but borrowings increased 6.7%. On asset side, we can see that the fixed assets has been increased 10% over the year. उनका इंक्रीज हुआ है फिक्स एसेट्स का, और साथ ही हम देखें तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर भी 10% का इंक्रीज आ रहा है, और जो इन्वेंट्रीज हैं उसके अंदर 10% 19 में थी, 2020 में 6.7% हो गई, विच मीन्स के 3.3% का डिक्रीज है इसके अंदर. और यहाँ पे जब आपके फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इंक्रीज आ रहा है, तो इट मीन्स के आपकी इन्वेंट्री के अंदर भी इंक्रीज आना चाहिए. और जो डिसीजन पावर है उनको इस पॉइंट के ऊपर दे शुड लुक इनटू द मैटर कि आपकी इन्वेंट्रीज जो है वो क्यों कम हो रही हैं, और इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए. ये ना हो कि आपको शॉर्टेज का सामना करना पड़े और आपका प्रोजेक्ट जो है वो सफर करे. देन कम्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इनके अंदर भी इंक्रीज आया है 3.3% का. तो ओवरऑल वी कैन से दैट ट्रेड पेबल डिक्रीज बाय 10% एज ट्रेड fixed asset and investments increase by 10%. So we can conclude that overall the picture is good, but the company should look into the inventory matter, कि जहाँ पे अगर आपकी 2 लाख की सेल्स हो रही हैं और 20,000 की आपकी इन्वेंट्री है, तो जहाँ पे आपकी सेल्स जो है वो बढ़ के 4 लाख हो गई हैं, तो आपकी इन्वेंट्री भी इंक्रीज करनी चाहिए. अदरवाइज यू विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज, और फिर आपके प्रोजेक्ट जो है वो सफर हो सकता है. सो इस पर्टिकुलर एनालिसिस टेक्निक की हेल्प से हम 2 डिफरेंट साइज के फिगर्स को, 2 डिफरेंट साइज की कंपनीज को, 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स के हेड्स को हम उनको कंपेयर कर सकते हैं. हम देख सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द परसेंटेज और बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द कॉमन फिगर, और जिसकी बेस के ऊपर हम फिर उसके ग्रुप्स और इंटरनल मेकअप ऑफ द स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं. होप यू गेट द कंसेप्ट ऑफ द कॉमन साइज बैलेंस शीट एनालिसिस. Common size balance sheet analysis, even the same can be used for income statement or the cash flow statement analysis. So regarding this lecture, any questions and queries are most welcome. Thanks for joining. Allah Hafiz.